Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of May 2020. तो 6 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. एंड टेम्स पोर्टल में हमने बहुत सारे चेंजेस किए भी रिसेंटली. उसमें दो अलग अलग सेपरेट कर दिया है, फ्री इनिशिएटिव्स एंड पेड इनिशिएटिव्स के साथ साथ. एंड अब क्या करेगा, जो भी पोस्ट रहेंगे, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, उसका डेली पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा. तो आपको वहाँ पे ही लिंक दी है पीडीएफ डाउनलोड की, तो आप जैसे ही जो भी न्यूज़ आइटम पढ़े आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट अर्लियर दिस फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल बट नाउ यू कैन डाउनलोड द कंटेंट एज वेल. ओके, तो आपको पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने का वहाँ पे परमिशन फुल दे दिया गया है. सो यू कैन सी दैट एज वेल. तो those who want to join the TIMS portal they can join us there, and those who want to get the prelims 365 PDFs or Indian polity decoded or the economic survey from our site, they can also get that also. link नीचे description comment में दी हुई है. So let's start with the questions first. पहले आज के questions देख लेते हैं. The first question is the same face of the moon is always presented to the earth. Why? जैसे सेम फेस ही क्यों दिखता है हमको मून का? तो options are A, revolution period of the moon is equal to the rotation period of the earth. Second, moon doesn't rotate around its own axis and remains stationary. Third is moon revolves around the earth at the same speed as it rotates around its own axis. And D, both moon and earth have same rotational speed. So these are the four options for you. प्लीज थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर जो इसका होगा वो होगा सी. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट द सेम स्पीड एज इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका बेसिकली पास और स्टेट. तो पास को आपको मैच करना है स्टेट्स के साथ. ओके, पहला है बनिहाल पास हिमाचल प्रदेश, दूसरा है नीति पास उत्तराखंड, तीसरा है जलेपला पास जम्मू कश्मीर, फोर्थ इज बॉमडिला पास अरुणाचल प्रदेश एंड फिफ्थ इज बारालाचाला पास सिक्किम. तो इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं. ओके, तो फिर से बता दूं, बनिहाल पास हिमाचल प्रदेश, नीति पास उत्तराखंड, जलेपला पास जम्मू कश्मीर, बॉमडिला पास अरुणाचल प्रदेश और बारालाचाला पास सिक्किम. तो इसमें देखो, जब भी कभी ऐसा दिक्कत हो कि कौन कौन सा है कौन सा नहीं, तो आपको वो पता कर लेने जो बिल्कुल गलत तो है ही. जैसे आपको पता होना चाहिए जलेपला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है. ओके, जलेपला पास तो जम्मू कश्मीर में नहीं ही है. ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड है वो तो गलत ही है. थर्ड इनकरेक्ट है, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, 135 एंड 235. ओके, तो 2 जो है वो आपका क्या है, नीति पास उत्तराखंड. तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है. और बनिहाल पास हिमाचल प्रदेश ये गलत है. ओके, ये बनिहाल पास हिमाचल प्रदेश में नहीं है और ये अपना जम्मू कश्मीर वाले रीजन में. तो इसका मतलब होगा कि पहला, तीसरा और पांचवा 135 डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस वाज अनदर गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज मियावाकी मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. मियावाकी मेथड इनमें से किससे रिलेटेड? ऑप्शन सर ए जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर डेकोरेशन, बी नोवेल बिनिंग जापानीज बायोलॉजिस्ट स्टडी, सी इज मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन, डी जापानीज मेथड ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट. तो मियावाकी मेथड इनमें से क्या होता है? सो दीज वर द 4 ऑप्शन. थिंक ऑफ द आंसर, do answer the questions and now let me tell you the answer. मियावाकी जो ये बेसिकली है, ये आपका एक मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन है. याद रखिएगा, इट्स अ मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन जो कि जापान में डेवलप हुआ है. एंड इसके साथ साथ अभी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है मियावाकी मेथड का यूज करने का बोल रही है. सो दैट इज अनदर थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट. ये न्यूज में था, याद रखिएगा इस चीज को. तो दीज वर द न्यूज क्वेश्चन फ्रॉम द डे. इन क्वेश्चन को आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा या रिविजन तो एटलीस्ट हुआ ही होगा आपका. लेट्स गो टू द मैप ऑफ द डे. ओके, तो मैप ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है मैप ऑफ द डे में. आज जो मैप हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला के बारे में. कुछ चीजें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले आपको देखना है कि नॉर्थ कोरिया जो है ऊपर चाइना और रशिया दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहा है ना. तो याद रखिएगा, जैसे ये नॉर्थ कोरिया वाला रीजन है, नॉर्थ कोरिया को चाइना से भी शेयर कर रहा है और रशिया के साथ बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है. बट करता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा भी पूछ सकते हैं. तो नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया दोनों की बाउंड्रीज को टच करता है. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेगा. दूसरी चीज, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या क्या चीजें हैं. तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सबसे पहले याद रखिएगा, आपको 38th पैरेलल देखने को मिलेगा. 38th पैरेलल 38. ओके, 38th
पैरेलल आपको देखने को मिलेगा जो कि डिवाइड करता है। इसके साथ साथ आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है, देख ग्रीन लाइन इस तरह से दिख रही होगी, ये जो ग्रीन लाइन है इन दोनों के बीच में ये कहलाती है DMZ कहलाती है, DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन। ओके, इस लाइन को डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं, ये पूरा जो एरिया है डीमिलिटराइज्ड एरिया है। तो याद रखिएगा ये जो है वो डीमिलिटराइज्ड जोन है। तो अगर कभी यूपीएससी पूछता है कि डीमिलिटराइज्ड जोन किन कंट्रीज के बीच में है तो वो भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। अगर आपसे पूछता है कि 38th पैरेलल किसके बीच में तो वो भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। अब नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है, उसके अलावा जो साउथ कोरिया की कैपिटल है वो सियोल है। ओके, तो सियोल इसकी साउथ कोरिया की कैपिटल है। तो याद रखिएगा ये इस तरह से है। इसके अलावा जो साउथ कोरिया, यहाँ पे येलो सी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट दिख रहा होगा। तो जापान और जो साउथ कोरिया है, जापान और साउथ कोरिया जो है उसके बीच में कोरिया स्ट्रेट आता है। याद रखिएगा जापान और साउथ कोरिया के बीच में कोरिया स्ट्रेट आता है। दूसरा एक चेजू स्ट्रेट भी है, यहाँ पे चेजू स्ट्रेट भी यहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपको दिख रहा होगा, है ना। येलो सी आपको पता होना चाहिए। देन आपका नॉर्थ कोरिया जो है बेसिकली वो सी ऑफ जापान, इधर को सी ऑफ जापान है, इधर कोरिया बे है। तो कोरिया बे और सी ऑफ जापान के बीच में आपका नॉर्थ कोरिया आ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोरिया बे और सी ऑफ जापान के बीच में नॉर्थ कोरिया आ रहा है। मैंने बताया 38th पैरेलल याद रखिएगा, DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन याद रखिएगा। साउथ कोरिया में याद रखिएगा कि एक तरफ चेजू स्ट्रेट है, एक तरफ दूसरा आपका कोरिया स्ट्रेट है जो कि जापान से सेपरेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, आपका चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है, साउथ कोरिया से बॉर्डर शेयर करता ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं एंड प्लीज डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। एक और चीज बता दो कि हमने डेली क्विज जो इनिशिएटिव उसको अच्छे से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। तो आप डेली क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करिए, फ्री इनिशिएटिव है तो आप पोर्टल में जाकर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आंसर राइटिंग है मेंस की वो भी स्टार्ट कर दी है, लिंक नीचे आज मैं डाल दूंगा, तो आप आंसर राइटिंग भी उसमें कर सकते हैं। डू गिव योर आंसर्स, वी विल ट्राई टू रिव्यू योर आंसर्स एज वेल। इसके साथ साथ अभी आपको प्रीलिम्स की डेट बढ़ा दी गई है, तो आपको अप्रोच मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। डू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको मेंस के लिए, ऑप्शंस के लिए आप बिल्कुल इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो डू दैट एज वेल। लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट। जो पहली न्यूज है बेसिकली वो आपको यहां पे दिख रही होगी, TRF a Pak ploy to avoid scrutiny says जम्मू एंड कश्मीर DGP। तो जम्मू एंड कश्मीर DGP का कहना है कि TRF जो है एक पाकिस्तान का प्लॉय है टू अवॉइड स्क्रूटनी। अब सबसे पहली बात, अभी TRF है क्या? TRF बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप है नया जिसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। याद रखिएगा द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये कश्मीर का एक न्यू मिलिटेंट ग्रुप है जिसको बोलते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब इसने क्या बोला, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अप्रैल 5 में जो इंसिडेंट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। क्या हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल में? कुपवाड़ा सेक्टर में 5 आर्मी पर्सनल जो थे वो मार्टियर हुए, उनको शहीद हुए, है ना। तो दैट वाज द केस एंड इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने ली है? TRF ने ली, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। द कश्मीर न्यू मिलिटेंट ग्रुप, ये कश्मीर का एक नया मिलिटेंट ग्रुप है। तो अगर आपसे पूछता है यूपीएससी की TRF वाज इन न्यूज रिसेंटली, क्या है ये? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ये आपका कश्मीर का नया मिलिटेंट ग्रुप है जिसने कि अभी कुपवाड़ा में आर्मी पर्सनल्स जो शहीद हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ली है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर DGP का ये कहना है कि जो TRF है ये पाकिस्तान का एक प्लॉय है इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। ओके, तो इसको याद रखिएगा। सेकंड जो न्यूज है वो ASI से रिलेटेड है। अभी ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज में था, काफी अच्छे से मैं इस न्यूज को लिखा है वेबसाइट्स में जा करके, काफी फैक्ट्स निकाले हैं ताकि आपका प्रीलिम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन ASI से रिलेटेड या उससे आसपास किसी चीज से आता है तो वो आप कर सको। तो सबसे पहली चीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, जिसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन, मेन काम इसका यही है। इसके साथ साथ ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, ऐसी साइट्स को मेंटेन करने का काम ये करता है। तो ये भी याद रखिएगा। 2 एक्ट हैं जिनको ये मॉनिटर करता है, जिनके अंदर ये एक्टिविटीज मॉनिटर करता है। पहला है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का। दूसरा है ये रेगुलेट करता है एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का भी। तो याद रखिएगा एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और दूसरा एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972, इन दोनों को ये मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा पूरी कंट्री को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 24 अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड कर दिया ताकि ये मेंटेनेंस जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का है, आर्कियोलॉजिकल साइट से उनका मेंटेनेंस कर सके। तो काफी ज्यादा डिटेल में मैं आपको न्यूज इसलिए बता रहा हूं इसके बारे में, ऐसा ही के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है ना। हिस्ट्री की अगर बात करें तो अब हिस्ट्री में आपको बहुत सारे और नए फैक्ट्स मैं बताता हूं जो आपकी हिस्ट्री पोर्शन के लिए भी अच्छे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ये वेबसाइट में कंटेंट दिया है, वहीं से हमने डायरेक्टली लिया है कि सर विलियम जोन्स ने इसकी स्टार्ट की थी, बेसिकली इसकी प्रोसेस स्टार्ट की थी। उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था एएसआई को, बल्कि उनकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। उनके एफर्ट से एशियाटिक सोसाइटी जो कि आपकी कलकत्ता में है 1784 में बनी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर है, कलकत्ता में है, कब बनी, 1784 में बनी, किसने बनाई, सर विलियम जोन्स ने बनाई, याद रखिएगा। उसके बाद विलियम जोन्स के बाद जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो जेम्स प्रिंसेप का आता है। 1833 में जेम्स प्रिंसेप को सेक्रेटरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया, 1833 में बनाया गया। 1834 से इन्होंने बेसिकली काम शुरू किया था ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने का, और 1837 में फाइनली इनको सफलता मिल गई जब उन्होंने ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर लिया। इनफैक्ट जो पियादासी है, पियादासी टर्म जो अशोक के साथ आता है उसका भी इन्होंने डेसिफरेंस किया था। तो पियादासी शब्द जो है वो अशोक के लिए यूज होता है, वो कहाँ पे मेंशन्ड है, वो अशोकन एडिक्ट नंबर 13 में मेंशन्ड है। अशोका के 13वें जो एडिक्ट है उसमें मेंशन्ड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल बेंचमार्क। अब एएसआई की अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में 1861 में इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर भी बने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आएंगे एडिटोरियल ऑफ द डे में। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे है पाथवेज टू अ मोर रेजिलिएंट इकोनॉमी। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है जो कि लिखा गया अभी रिसेंट टाइम्स में, एंड रिटन बाय अरुण मायरा। तो अरुण मायरा ने इस आर्टिकल को लिखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है, वही आंसू ला देने वाले आर्टिकल में से एक है आप कह सकते हैं। एंड इसमें जो बातें की गई हैं बेसिकली उन्होंने कोविड-19 से स्टार्ट किया कि कोविड-19 हैज चैलेंज्ड वेरियस एस्टैब्लिश्ड टेनेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड टेनेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया है कोविड-19 ने। अब ऑथर का 7 रेडिकल आइडियाज, ऑथर ने 7 रेडिकल आइडियाज हैव बीन गिवन फॉर इमर्जिंग एज पाथवेज टू बिल्ड अ मोर रेजिलिएंट इकोनॉमी। आप किस तरीके से एक और ज्यादा रेजिलिएंट इकोनॉमी बना सकते हो और किस तरीके से एक जस्ट सोसाइटी बना सकते हो, उसके 7 रेडिकल प्रिंसिपल्स ऑथर ने दिए हैं। ध्यान से एक करके सुनो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिकल्स। मैं लिटरली बता रहा हूं, आप आंसर राइटिंग में यूज करो, काफी ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। पहला जो आइडिया ऑथर का है वो है डी ग्रोथ। डी ग्रोथ का आइडिया क्या है? बेसिकली आइडिया, इकोनॉमिस्ट यूज्ड टू बी ऑब्सेस्ड विद जीडीपी एज द सोल मेजर ऑफ ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करें, जो इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो क्या करते हैं, जीडीपी को देखते रहते हैं। जीडीपी अच्छी है तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी अच्छी नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो रही है। नॉर्मली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर फॉर मेजरिंग ग्रोथ। एक तरीके से ग्रोथ का ज्यादा अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो ग्रोथ तो एक बार ठीक है बता भी सकता है, लेकिन डेवलपमेंट कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये जीडीपी कभी नहीं बता सकता है। डी ग्रोथ का जो आइडिया है, ऑथर ने कहा कि अभी रिसेंटली 170 डच एकेडमिक्स जो है 170 डच एकेडमिक्स, दे हैव गिवन एन आइडिया ऑफ डी ग्रोथ मैनिफेस्टो। उन्होंने डी ग्रोथ मैनिफेस्टो दिया है। क्या है बेसिकली ये कि आप जीडीपी से हट करके आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि क्या है ग्रोथ, किस तरीके से इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये सब आपको दोबारा से पता करने की जरूरत है। क्या सिर्फ जीडीपी ही है जिससे कि आप ग्रोथ का एनालिसिस कर सकते हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये पूरी चीजें डी ग्रोथ के कंसेप्ट में आता है। डच एकेडमिक्स जो है उन्होंने डी ग्रोथ मैनिफेस्टो दिया है, उसी को ऑथर ने हाईलाइट किया कि अब आपको यह सोचना है कि क्या इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस होना चाहिए, क्या ह्यूमन वैल्यूज को नहीं देखना चाहिए, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आइडिया ऑथर का है वो है बाउंड्रीज बिटवीन द कंट्रीज आर गुड। ना उनका आइडिया ये है कि बाउंड्रीज जो होती हैं कंट्रीज के बीच में वो होनी चाहिए। क्यों? देखो ऑथर ने कहा कि जो हाइपर ग्लोबलाइजर्स होते हैं, मतलब हाइपर ग्लोबलाइजर्स मतलब वो लोग जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, उनका कहना यह है कि अगर बाउंड्रीज रहेंगी तो ट्रेड इंपीड होगा, फाइनेंस इंपीड होगा, लोगों का मूवमेंट इंपीड होगा, इस कारण से ग्लोबल जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। इसलिए द बाउंड्रीज शुड बी रिमूव्ड, जो हाइपर ग्लोबलाइजर्स हैं। लेकिन अगर आप ये देखो, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। तो ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, और जहां पे आइसोलेशन पॉसिबल हो वहां पे आइसोलेशन रहना चाहिए। ऑथर ने इसके सपोर्ट में सिस्टम्स थ्योरी का एग्जांपल दिया है कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स थ्योरी, जो सब सिस्टम होते हैं विद इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दे मस्ट हैव बाउंड्रीज अराउंड देम। जैसे ये एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, लेकिन इन सब सिस्टम्स के बीच में बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो ऑथर ने यही कहा है कि एक इकोनॉमी एज अ होल है, लेकिन जो इसके सब सिस्टम्स हैं उनके बीच में बाउंड्रीज होनी चाहिए। बाउंड्रीज क्यों होनी चाहिए?
so that they can maintain their own integrity and they can evolve, so that they can maintain their own integrity and they can evolve. दूसरा, कोविड-19 को अगर आप देखो तो it has given us sufficient reasons for maintaining boundaries. कोविड-19 इस तरह से फैला है तो इसने एक और एग्जांपल दे दिया है कि क्यों बाउंड्रीज होनी जरूरी है, ताकि जो मूवमेंट ऑफ पीपल है वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रह सके. तो ये दूसरा जो आइडिया है फॉर अ रेजिलियंट इकोनॉमी एंड फॉर अ जस्ट सोसाइटी, ये ऑथर ने दिया. तीसरा जो आइडिया है वो है गवर्नमेंट इज गुड. अब बहुत साल पहले रोनाल्ड रीगन ने एक डिक्टम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था गवर्नमेंट इज नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम. रोनाल्ड रीगन ने कहा था गवर्नमेंट इज नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम. बट कोविड-19 हैज एंडेड दैट. ऑथर का कहना है कोविड-19 ने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि अगर आप देखो तो इवन द कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेशन, जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेशन है वो भी गवर्नमेंट के पास दौड़ के जा रही है फॉर द बेल आउट्स. वो कह रहे हैं कि हमको बेल आउट कर दो. दूसरा, अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट के ही मशीनरी है जो कि प्रॉपर्ली कोविड-19 में फंक्शन कर रही है, लोगों को बचाने का काम करे. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज देयर. गवर्नमेंट इज गुड. फोर्थ है द मार्केट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन. ऑथर ने कहा जो मार्केटाइजेशन हुआ है इकोनॉमिक्स का, द मार्केटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ. ओके, तो ऑथर ने आइडिया दिया है कि जो मार्केटाइजेशन है इकोनॉमिक्स का उसने इंक्रीज की है इनइक्वालिटीज को, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा स्क्यूड हो गया है इस कारण से. एंड दैट इज हैज बीन मेंशन्ड बाय थॉमस पिकेटी एज वेल. उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है कि किस तरीके से मार्केटाइजेशन के कारण इनइक्वालिटी बढ़ी है. तो ऑथर ने कहा कि मार्केट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन. ये चौथा आइडिया है. पांचवा आइडिया है सिटीजन वेलफेयर एंड नॉट कंज्यूमर वेलफेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेस. तो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बींग्स को अभी बेसिकली कंज्यूमर्स की तरह एंड प्रोड्यूसर्स की तरह देखा जाता है. ओके, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट दूसरा चलता है. सोसाइटी पॉलिटी में सिटीजन की तरह देखा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उनको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की तरह देखा जाता है. तो ऑथर ने कहा है कि हमको सिटीजन वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, नॉट फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर. क्यों? क्योंकि जब आप कंज्यूमर वेलफेयर में जाते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करते हो. जब आप सिटीजन वेलफेयर में जाओगे तब आप जस्टिस, डिग्निटी एंड सोसाइटल हार्मोनी की बात करोगे. ठीक है ना? तो ऑथर ने कहा है कि जब आप कंज्यूमर की बात करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस की बात करते हो, लेकिन जब आप सिटीजन्स की बात करते हैं तो आप फिर जस्टिस, डिग्निटी, सोसाइटल हार्मोनी इनकी बात करते हो. तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इस कारण से जो सिटीजन वेलफेयर है वो एम होना चाहिए, नॉट द कंज्यूमर वेलफेयर. छठवां जो पॉइंट है, आइडिया है, वो है कंपटीशन मस्ट बी रिस्ट्रेंड. कंपटीशन होना चाहिए लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए. इनफैक्ट कोलैबोरेशन ज्यादा जरूरी है. ऑथर का कहना है कि जो डार्विनियन कंपटीशन है, डार्विनियन कंपटीशन कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो थ्योरी अब जानी चाहिए. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होना चाहिए, सबको फिट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए. इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट इट इज फिटिंग एवरीवन. ओके, ताकि जो कोलैबोरेशन है, कंपटीशन है, वो कोलैबोरेटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में हो सके, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में जैसा कि आजकल चलता है. सेवेंथ जो आइडिया है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पब्लिक. आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो दैट शुड बी एम्ड एट वेलफेयर ऑफ द इंटायर पब्लिक. ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईपी राइट्स के कारण कई लोग जो हैं वो उन दवाओं का, उन वैक्सीन्स का, उन मेडिसिन का यूज ना कर पाए. इसलिए आईपी राइट्स होने चाहिए, लेकिन आईपी राइट्स की मोनोपोली जो है वो खत्म होनी चाहिए. और आईपी राइट्स जो है उनको एक जो पेटेंट पूल टाइप की चीज मैंने बताई थी एक आर्टिकल में, पेटेंट पूल जो है, दीज आइडियाज आर गुड, दीज आइडियाज आर समथिंग गुड आइडियाज, ताकि पूरे पब्लिक को उसका वेलफेयर, उसका यूज, उसका यूटिलाइजेशन हो सके. ओके, सो दीज वर द 7 रेडिकल आइडियाज विच वर देयर. काफी अच्छा आर्टिकल था. इन 7 चीजों को अगर फॉलो किया जाता है, डी ग्रोथ का कंसेप्ट है, बाउंड्रीज जो है वो अच्छी है, सिस्टम्स थ्योरी का एग्जांपल देके बताया उन्होंने, गवर्नमेंट इज गुड, मार्केट जो है वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, नॉट द फाइनल सोल्यूशन, देन सिटीजन वेलफेयर होना चाहिए, नॉट द कंज्यूमर वेलफेयर. इसके अलावा कंपटीशन जो है वो रिस्ट्रेंड रहना चाहिए, कोलैबोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक को बिलोंग करती है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को. इस कारण से उसका जो एम होना चाहिए वो पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए. तो ऑथर ने कहा है कि दीज अप्रोचेस कुड हेल्प अस इन ब्रिंगिंग अस मोर रेजिलिएंट इकोनॉमी, मोर रेजिलिएंट फ्यूचर, मोर रेजिलिएंट फ्यूचर. ओके, तो ये ऑथर ने कहा. दिस आर्टिकल वाज रिलेटेड टू, आई थिंक, अगर आपको देखना तो GS3 के टॉपिक्स में इसका क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है, इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाने का. GS1 में भी आ सकता है, सोसाइटी और इकोनॉमी का कंसेप्ट मिला करके पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. तो ये एडिटोरियल 2 देख लेते हैं. तो बेस्ट टू बूस्ट वेजेस टू स्टिमुलेट इंडियाज ग्रोथ. अब ये जो दूसरा आर्टिकल है वो आर्टिकल भी एक लीड आर्टिकल ही कह सकते हैं आप, जो ओपेड पेज का है, बूस्ट वेजेस टू स्टिमुलेट ग्रोथ. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफी ज्यादा अच्छा आर्टिकल है. इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है? तो सेंट्रल आइडिया ये है कि वी नीड अ प्लान फॉर
इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कोविड-19 हो रहा है, हमको पता है कि अब हमको एक ऐसी प्लान चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो इसमें ऑथर ने कहा है कि देयर शुड बी राइजिंग वेजेस एंड अ डेवलपमेंटल मॉडल दैट इज डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड अक्रॉस द कंट्री एंड नॉट सेंटर्ड इन बिग सिटीज। ओके, तो हमको कुछ ऐसा मॉडल चाहिए जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें वेजेस जो है वो बढ़ती जाएं। इसके अलावा जो बेसिकली आपका ग्रोथ होना चाहिए वो डिस्पर्स होना चाहिए अक्रॉस द रीजन्स एंड नॉट जस्ट इन फ्यू बिग सिटीज, ना कि केवल कुछ फ्यू बिग सिटीज में ये वो रहे, बेस्ड रहे। अब ऑथर ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, जैसे कि इंडिया की अगर टोटल वर्कफोर्स देखो 471.5 मिलियन की है, उसमें से केवल 12.3 यानी कि 12.3% जो है वो रेगुलर वर्कर्स हैं जिनको कुछ फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी मिलती है। रेस्ट जो 88% के आसपास की पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर रहे हैं इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में ही सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट 90% के आसपास का आंकड़ा होना चाहिए। अभी 2011 का सेंसस डाटा देखें अगर तो 54.3 मिलियन पर्सन जो थे वो वर्कर्स प्लस नॉन वर्कर्स जो थे वो थे 54.3 मिलियन पर्सन जो थे दे वर देयर, जो कि माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, वर्कर्स प्लस नॉन वर्कर्स माइग्रेशन जो था वो 54.3 मिलियन के आसपास था। इसमें जो सबसे अधिक माइग्रेशन हुआ वो बीमारू स्टेट्स में हुआ, जिसमें कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश थे। बीमारू स्टेट जो थे उनमें सबसे अधिक आपका माइग्रेशन हुआ। ठीक है ना, ये याद रखेगा। ऑथर ने कहा है कि 2005 से 2018 के बीच में 19.3 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया और दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए चले गए। अब दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए चले तो गए, लेकिन अगर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वो फिर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। ऑथर ने यहां पे डाटा दिया है डिमांड एंड कंजम्पशन का। तो उस डेटा को अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि 5% जो रिचेस्ट लोग हैं वो 64.4% ओवरऑल कंजम्पशन करते हैं। 64% जो कंजम्पशन है, अगर 100 रुपए कंज्यूम हो रहा है तो 64 रुपए जो है वो केवल 5% रिच लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, बाकी के जो 50% पुअर है वो केवल 13 रुपए में सर्वाइव करते हैं। तो बाकी के 50% लोग 13 रुपए में सर्वाइव कर रहे हैं। और सपोज अगर 100 लोगों की जनसंख्या होती और 100 रुपए ही कंजम्पशन होता, एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर 100 रुपए की टोटल आपका कंजम्पशन होता और 100 लोगों की जनसंख्या होती तो उसमें जो 5 अमीर लोग हैं वो 64 रुपए खर्च कर रहे हैं और जो 13 सबसे गरीब लोग हैं वो आपका जो 50 सबसे गरीब लोग हैं उनमें से आपका केवल 13 रुपए कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये डाटा दिखाता है कि कितना ज्यादा स्क्यूड है, कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। अब सोल्यूशन क्या है ऑथर ने दिया था, सोल्यूशन दिया था कि वाइडन द डिमांड, डिमांड को बढ़ाना चाहिए, डिमांड को वाइड करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए, वाइड करना चाहिए। मतलब कि जो रिच लोग हैं सिर्फ वो डिमांड ना करें, आप जो डिमांड एंड कंजम्पशन है वो आप पुअर का, वर्कर्स का, इनका भी इंक्रीज करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है कि आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री बना सकती है, जैसे कि एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो सेटअप कर दे रूरल एरिया में। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स इनकम है वो बूस्ट होगी, स्पिलेज जो स्पॉइलेज होता है, फूड जो बेकार होता है वो कम हो जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा। तो 4-5 फायदे आपको देखने को मिलेंगे अगर एक चीज गवर्नमेंट कर देती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल देती है आपके रूरल एरियाज में। अब आप किस तरीके से इक्विटेबल कंजम्पशन पा सकते हो, तो 2 सोल्यूशन ऑथर ने दिया कि पहला, राइजिंग वर्कर्स वेजेस एंड इनकम। अगर आप लोगों की जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस को बढ़ाते हो, इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर वर्कर्स की वेज बढ़ेगी तो उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी, अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और इनोवेशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे ताकि और ज्यादा बेसिकली इनकी डिमांड बढ़ सके और ज्यादा इनोवेशन हो सके और इनको जॉब और ज्यादा प्रोवाइड किया जा सके। तो दीज आर सम सॉल्यूशंस मेंशन्ड। काफी अच्छा आर्टिकल था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आर्टिकल एज वेल। आगे मूव करते हैं थर्ड एडिटोरियल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा जो आर्टिकल है वो है इट्स टाइम फॉर अ वर्चुअल जुडिशरी। अभी ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल थर्ड जो है। तो कोविड-19 जब से आया तो आपने देखा होगा कि मेनी थिंग्स वर बीइंग डन ऑफलाइन बट दे कुड हैव बीन डन ऑनलाइन ऑल्सो, है ना। काफ़ी चीज़ हमको पता चली कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़, जो ये एरा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, जो फेज चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, ये एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। हम स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस को कैसे
एक्सेंचुएट कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हर्डल्स विद द जुडिशरी, क्या क्या प्रॉब्लम, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस आर्टिकल, जो हर्डल्स एंड जुडिशरी काफी अच्छे से उन्हें हाईलाइट किया है, तो अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पेंडेंसी ऑफ केसेस, अगर आप देखो तो इकोनॉमिक केसेस, अगर आप देखो इनकम टैक्स रिलेटेड केसेस काफी ज्यादा पेंडिंग है इंडिया में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी लेस, कई जगहों पे कोर्ट्स नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इस तरह से काफी जस्टिस जो है वो काफी डिस्टेंट जस्टिस भी होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि जस्टिस डिस्टेंट है, जस्टिस डिलेड है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस केस थिंग्स, पेंडिंग केसेस ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तीसरा जो पॉइंट देखो वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, दूसरा जो है उसका भी अंडर यूटिलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, वो केवल एक टाइम काम करते हैं, ओके, most of the days. Then judges are not accountable for efficiency and performance. Judges के ऊपर कोई accountability नहीं रहती कि उनका क्या efficiency है, क्या उनका performance है। Then legal cost is too high. Legal cost बहुत ज़्यादा है and legal procedures are too complicated. GS2 के लिए इस आर्टिकल को याद रख लेना, GS2 में क्वेश्चन आता है जुडिशरी की प्रॉब्लम्स, एज इट इज आप ये चीज़ें मेंशन कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कम होने के साथ साथ उस जो है वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है। जजेस नॉट अकाउंटेबल फॉर एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जजेस का, वो भी प्रॉब्लम है जिसमें नेपोटिज्म आता है, नेपोटिज्म की प्रॉब्लम रहती है। जजेस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री जहाँ पे जजेस ही जजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं जुडिशरी में। लीगल कॉस्ट इज टू हाई, देन लीगल प्रोसीजर्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड, लीगल प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो पॉलिटिकल की लैंग्वेज है, कोर्ट्स की लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा कठिन है, जो लेमैन की समस्या है बिल्कुल परे है। इस कारण से जो लॉयर्स होते हैं ये सब बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगते हैं, एडवोकेट जो होते हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो वर्चुअल जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है कि वी कैन सबमिट द पेपर्स वाया मेल। हम क्या कर सकते हैं, पेपर को मेल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। जजेस डिसाइड कर सकते हैं केस को ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जजेस के पास वो पेपर जाएगा, वो केस को वो करेंगे। फिर जजेस को जब भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मेल भेज सकते हैं, फिर उनको क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद पूरा क्लैरिफिकेशन सब कुछ पढ़ने के बाद वो क्या करेंगे, जस्टिस दे सकते हैं, ड्राफ्ट जस्टिस जिसको बोला जाएगा, ड्राफ्ट डिसीजन दे सकते हैं। उस ड्राफ्ट डिसीजन को दोनों पार्टीज देखेंगी, अगर कोई इशू है तो वो रेज करेंगी और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन निकल के आएगा। तो इस कारण से इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से ये होगा कि एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरा एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, जो आपकी ईटा एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी इंप्रूव होगा एंड जो ऑब्वियस एरर्स होती थी वो एलिमिनेट जाएंगी, काफ़ी आपको टाइम मिल जाएगा, एक रिलैक्स्ड वे में होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी प्रोसेस। तब अब ऑथर ने कहा कि द यूज ऑफ कोर्ट्स फॉर सच केसेस इज नॉट नीडेड। बहुत सारे जो टैक्स रिलेटेड केसेस हैं उनके लिए कोर्ट की ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जरूरत है ही नहीं आपको ओवरऑल, है ना। तो इस माध्यम से वर्चुअल जुडिशरी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ऑथर ने कहा कि ये क्या होता है कि जब वर्चुअल जुडिशरी आएगी तो सब्सटेंशियल सेविंग इन कॉस्ट तो होगी ही, कॉस्ट में तो बचत होगी ही, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस भी आपको देखने को मिलेगा। और जब आप सिविल केसेस में इसका यूज करने लगोगे तो एफिशिएंसी डबल ट्रिबल हो जाएगी जुडिशियल फंक्शनिंग की। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस आर्टिकल में बोला गया है। इसके अलावा द फैक्ट दैट द जुडिशन ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड बाय ज्योग्राफी मेक्स नो सेंस। अब ऑथर ने कहा है कि टैक्सेशन और कंपनी लॉ के जो केसेस होते हैं उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कि मतलब कि जैसे असम का कोर्ट केवल असम के केसेस को देखेगा या गुजरात का कोर्ट केवल गुजरात केसेस को देखेगा। तो कंपनी के और टैक्सेशन के मैटर्स में तो ये बाउंड्रीज होनी ही नहीं चाहिए। तो जब वर्चुअल जुडिशरी आएगी तो उसमें यह भी हो सकता है कि जो ऑल द जजेस शुड बी एम्पावर्ड टू हैंडल एनी केस, कोई भी जज कोई भी केस हैंडल कर सकता है इस तरीके के, अगर वो कंपनी के या टैक्सेशन के रिलेटेड रहेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने यहाँ सजेस्ट की है। और अगर आप ये सारे चेंजेस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक इंप्रूव्ड जुडिशरी आपको देखने को मिल सकती है। अब अगली जो न्यूज़ है वो है दरबार मूव बर्डन्स एक्सचेकर से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ये भी हिंदू की न्यूज़ है। दरबार मूव जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बर्डन एक्सचेकर पे पड़ रहा है, ऐसा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कहना है। अब होता क्या है कि यहाँ पे दरबार मूव की प्रैक्टिस होती है, श्रीनगर और जम्मू के बीच में कैपिटल शिफ्ट की जाती है, ठीक है ना। जम्मू और श्रीनगर के बीच में कैपिटल शिफ्ट की जाती है, क्यों? क्योंकि हार्श क्लाइमेट से बचना है, एक बार गर्मी से बचना है हार्श, एक बार ठंडी से बचना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए बेसिकली आपको श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच में कैपिटल्स को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। समर कैपिटल विंटर कैपिटल बनाया जाता है। जो ये दरबार मूव की प्रैक्टिस है वो महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में, डोगरा के वो थे महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने ये स्टार्ट किया था प्रैक्टिस 1872 में टू एस्केप द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इन द टू रीजन। आपको जम्मू वाला रीजन और श्रीनगर वाला रीजन में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उससे बचने के लिए इस मूव को 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था। तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अभी वही चीज़ जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसका ये कहना है कि आप एक बार और डिसाइड करो कि क्या ये 148 ईयर्स जो प्रैक्टिस है शिफ्ट करने की कैपिटल एनुअल वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
ना अगली जो न्यूज़ है वो है शिप्स ऑन द वे टू मालदीव्स एंड यूएई। तो शिप्स जो है इंडिया के वो मालदीव्स और यूएई जा रहे हैं फॉर रिपैट्रिएटिंग द स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन। जो हमारे इंडियन सिटीजन वहाँ फंस गए हैं उनको रिपैट्रिएट करने के लिए। अब माले जो जा रहे हैं शिप, उनका नाम है आईएनएस जल अश्व और आईएनएस मगर, और ये जा रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत। याद रखिएगा माले और यूएई हमारे शिप जा रहे हैं। तो जो शिप्स माले जा रहे हैं उनका नाम है आईएनएस जल अश्व और आईएनएस मगर, और ये जा रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु याद रखिएगा रिपैट्रिएट करने का है। जो स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन है माले में उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु याद रखिएगा। इसके अलावा जो यूएई जाने वाले शिप्स हैं वो है आईएनएस शार्दुल और आईएनएस एरावत। तो यूएई आईएनएस शार्दुल आईएनएस एरावत जा रहे हैं, आईएनएस जल अश्व और आईएनएस मगर जा रहे हैं आपके माले और वहां पे मालदीव्स वाली जगह जो है, और उसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत जा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है चाइना लॉन्चेस अ न्यू रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट। तो चाइना ने लॉन्च कर दिया एक नया रॉकेट एंड प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि चाइना का एम्बिशन है कि वो परमानेंट स्पेस स्टेशन बना ले खुद का और अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून तक भेजना चाहता है इन पर्सन। तो वहां पे जो रॉकेट अभी उन्होंने लॉन्च किया वो है लॉन्ग मार्च 5B। द लॉन्ग मार्च 5B ये करके जो आपका है बेसिकली इसको उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना। एंड लॉन्च की जो साइट थी वो हैनन, जो उनका सदर्न आइलैंड ऑफ हैनन है वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था। अब ये जो स्पेसशिप है बेसिकली उनका ये एम ये है कि 2022 तक वो अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस स्टेशन में भेजना चाहते हैं, स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिएगा, यूएसए इज द ओनली कंट्री टिल नाउ टू हैव सक्सेसफुली सेंट ह्यूमंस टू द मून। अगर आपसे पूछे कि केवल एकमात्र कंट्री जिसने ह्यूमंस को मून पे भेजा तो कौन से, वो यूएसए ही है, ये भी आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है 3 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलिट्जर प्राइज। अब 3 इंडियन फोटोग्राफर्स थे जिनको पुलिट्जर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये जो पुलिट्जर प्राइज है वो मुख्तार खान, यासिर डार और चन्नी आनंद, इनको नॉमिनेट किया गया है, बेसिकली इनको नेम किया गया है अवार्ड के लिए। तो अब ये पुलिट्जर प्राइज जो है बेसिकली ऑनलाइन जर्नलिज्म, आपका ऑनलाइन जर्नलिज्म, न्यूज़ और मैगजीन्स, इसके लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा पुलिट्जर प्राइज न्यूज़, मैगजीन्स, ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। अगली जो न्यूज़ है, अमिड हाई इन्फ्लेशन ईरान टू गेट अ न्यू करेंसी। अब ईरान ने एक नई करेंसी बनाने का डिसाइड किया है। अभी उनकी जो करेंसी है वो रियाल है, याद रखिएगा अभी जो करेंसी एट प्रेजेंट वो रियाल है। बट हुआ क्या कि जो सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर यूएसए द्वारा, उस कारण से उनकी जो करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया उस कंट्री में, और अब वो है एक नई करेंसी बनाना चाहते हैं। और उस नई करेंसी की बेसिकली नाम है टोमन। ओके, उसका नाम रहेगा टोमन। टोमन जो भी बोलना है, स्पेलिंग याद रखना है बस, टोमन जो भी कहो स्पेलिंग जरूर याद रखना है, TOMAN। तो ये जो करेंसी नई करेंसी है, ईच टोमन विल बी वर्थ 10,000 रियाल्स। एक जो टोमन रहेगा उसका वर्थ रहेगा 10,000 रियाल। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अब गार्डियन काउंसिल जो बॉडी है वहाँ पे कंजर्वेटिव क्लेरिक्स की गार्जियन काउंसिल बोलते हैं। तो ईरान की गार्जियन काउंसिल होती है, कंजर्वेटिव क्लेरिक्स की बॉडी है, इट सुपरवाइजेस द पार्लियामेंट, और ये जो है रेटिफाई करेगा इस लॉ को। एंड उसके बाद सेंट्रल बैंक के पास 2 साल का समय रहेगा कि वो रियाल को रिमूव करके, पूरा उसका जो सर्कुलेशन है रियाल का उसको रिमूव करके टोमन का स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू घट गई थी। इट वाज स्लैश्ड बाय 4 zeros। ओके, 4 zeros वर स्लैश्ड ऑफ इट्स फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू से 4 जीरो हट गए थे। मतलब अगर ये इतने की रही होगी कीमत 10,000 की, तो हट करके एक बची थी, 1 रियाल। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से उसकी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई थी और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में घूम रहा था ईरान। इस कारण से रियाल को चेंज करके टोमन उन्होंने किया। तो एक टोमन की वैल्यू जो रहेगी वो 10,000 रियाल्स रहेगी, इसलिए 4 जीरो के बराबर है। 4 जीरो की वैल्यू घटी ना, इसलिए एक टोमन बना दिया गया 10,000 रियाल के बराबर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब देखो, अगर आप पोर्टल में हो, सब्सक्राइब्ड हो पोर्टल में, तो आपको इस तरीके से एक आइकन दिखेगा। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, जो इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये ज़्यादा ही न्यूज़ रहती हैं कुछ, ये एक आर्टिकल जैसे ये है PDF डाउनलोड का आइकन रहेगा, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा जो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जो मोबाइल डिवाइस है वो उसमें सेव हो जाएगा। तो दीज वर द न्यूज़ आइटम्स। अब मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, है ना। तो लेट मी शो यू द न्यूज़ एनालिसिस ऑल्सो। एडिटोरियल के बाद की जो न्यूज़ है मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर ये थी जो शिप्स ऑन द वे टू मालदीव्स एंड UAE वाली न्यूज़ थी। इसके अलावा जो न्यूज़ आइटम्स थे जैसे कि ये है, चाइना ने नया रॉकेट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, ईरान की करेंसी, 3 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलिट्जर प्राइज। तो ये सारे न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि हमने लिए थे। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक और लास्ट चीज, जो कोट ऑफ द डे है वो द हिंदू का ही है। ऑल इट टुक वाज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू मेक अस मोर ह्यूमन। हमारे अंदर और इंसानियत को जगाने के लिए
भगवान को इंसान की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने लिया एंड देन दे made us more human. So this was the quote of the day. I hope you liked that video. Please do like, share, subscribe. Be a good human being. Thank you and have a nice day.